Hello everyone, a very good morning to all of you and a very warm welcome to the session. आज के सेशन में हम क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे and we are going to do the third important topic which is the revision of coinage and numismatics. So join in the session very quickly. Good morning to all of you. I hope पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से चल रही है and basic revision जो है ये काफी अच्छे से चल रहा है. तो इसी स्पीड को एनहांस करने के लिए we have got the crash course जहां पे आप थ्योरी को वापस से री-रिवाइज कर ले along with certain set of questions. So जल्दी से session join in कर लो. In the last class we had done a couple of topics. So for those people जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने पहली बार class join किया है, so we had started with archaeological sources and methods. So ये जो हमारी स्पेशली क्लास हुई थी आर्कियोलॉजिकल मेथड्स की, इस क्लास में हमने पूरा का पूरा तरीका देखा था किस तरीके से स्पेसिफिकली जो आर्कियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, हाउ डू वी स्पेशली मेक श्योर कि वो आर्कियोलॉजिकल मेथड्स के जो टेंटेटिव डेट्स है वो टेंटेटिव डेट्स कैसे निकलते हैं. फिर हमने देखा था कि एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होती है, देन वी सॉ एब्सोल्यूट रिलेटिव डेटिंग क्या होती है. इन डेटिंग्स के अंदर व्हाट आर दी अदर स्टेप्स जो हम करते हैं, क्या क्या अलग मेथड्स होते हैं, वी सॉ ऑल ऑफ दैट. फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी एंड देन वी सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. ठीक है, फिर इसके बाद हम गए बेसिक सोर्सेज में. तो इस सोर्सेज में स्पेसिफिकली मूविंग टू द सेकंड सेक्शन हमने किया इंस्क्रिप्शंस. So in the last class we completed all about inscriptions जहां पे हमने किया again basics of inscription, why is inscription important in ancient India. फिर हमने कुछ facts पढ़े about inscriptions है ना, and then we solved certain set of questions. ठीक है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे and in today's lecture we will be doing coinage, numismatics, the basics of coinage. Like I always tell you, कॉइन्स एक क्लास में खत्म नहीं हो सकती है. दीज आर द बेसिक्स जो आपको याद रखनी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई कॉइनेज होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिसेंटली 2023-2022 से क्वेश्चन आया है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, अगेन किस तरीके से ये कॉइन्स हमें हिस्ट्री पढ़ने में मदद करते हैं, व्हाट आर द वेरियस पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ये सारी चीजों को हम स्पेसिफिकली आज के सेशन में देखेंगे. ठीक है, चलो. So let's start. So we had started with archaeological sources. तो जैसा कि आप सबने लास्ट क्लासेस में देखा है कि सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस है ना, लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक सोर्सेज जिसकी क्लासेस कल होने वाली है, एंड वी हैव आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व सोर्सेज. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स, दीज आर एनी मटेरियल रिमेन्स जो कि स्पेशली हमने बनाया है या जो हमारे हाथ से ऑल्टर हुआ है ना. सो दीज आर बेसिक आर्टिफैक्ट्स. अब जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, पुरातत्व सोर्सेज की बात करते हैं, इट इज एनी मटेरियल रिमेन, तो हम इसको मोस्टली बहुत सारे सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. एक हो गए इंस्क्रिप्शंस एंड शिलालेख. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, एनीथिंग जो कि किसी भी चीज पे इंस्क्राइब्ड है. अब वो आपके एक ईंट का टुकड़ा हो सकता है, वो आपके एक शाही महल का गेट हो सकता है, इट कुड बी पिलर, वो किसी मूर्ति के नीचे एक लाइन लिखी हो सकती है. तो इंस्क्रिप्शंस इन एनीथिंग जो इंस्क्राइब्ड है. अब वो किसी भी चीज पे हो सकता है, बड़े से बड़ा, छोटे पे छोटा. एक आपको पॉटरी का टुकड़ा मिल गया, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, वो भी इंस्क्रिप्शन है ना. नाउ देन कॉइनेज जो मार्च करने वाले हैं सिक्के, एंड सिक्के आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें एक्चुअली बहुत सारी हिस्ट्री बताती है. एंड देन वी हैव बाकी मटेरियल रिमेन्स जैसे पॉटरी, जैसे टेराकोटा की मूर्तियां मिल गई आपको कुछ एक पिलर मिल गया, और आपको कहीं से कुछ एक आयरन रिम मिल गई, कहीं से वुडन जेटी मिल गई. जो बाकी थोड़े टिडबिट चीजें हैं जो एक्सकवेशंस के तहत हमें मिलती है, वो आ जाता है अदर मटेरियल रिमेन्स में. ठीक है, नाउ अब जब हम स्पेशली कॉइनेज करते हैं, व्हाई आर कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जब स्पेशली हम कॉइन्स की बात करते हैं, कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. क्यों, क्योंकि देखो अगर आप जनरली किसी डायनेस्टी की बात करो, ठीक है, मान लो ओवरऑल हमने बेसिक उस डायनेस्टी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, बट हमें ऊपर देखना है कि वो डायनेस्टी बहुत सक्सेसफुल था या नहीं था जनरली. ठीक है, तो जनरली ना किसी भी डायनेस्टी का सक्सेस देखने के लिए, मतलब वो कितना फ्लरिश कर रहा है, कितना विकास हो रही है उस डायनेस्टी में, उसको हम दो सेक्शंस में देख सकते हैं जनरली. ऊपर मतलब हमने पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा है. एक इज द आर्किटेक्चर, मोस्टली आप देखोगे उस पूरे डायनेस्टी का आर्किटेक्चर, और एक होता है उनका कॉइनेज मतलब उनके सिक्के. एक्चुअली ये दो चीज ना, ओहो 1 सेकेंड,
ओके, एंड देन वी हैव आर्किटेक्चर। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये दो चीजें उस डायनेस्टी के बारे में आपको बहुत डिटेल्ड ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकती है कि भाई ये डायनेस्टी डिक्लाइन फेज में चल रही है या बहुत अच्छी फेज में चल रही है। जैसे आर्किटेक्चर, अब आप मेरे को खुद बताओ, ठीक है, जस्ट टेल मी, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रूलर, ठीक है, आप एक रूलर हो, ठीक है, आप फाउंडर हो, जैसे मान लो आपने ना किसी डायनेस्टी की स्थापना की है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की है, आपने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है, आपने बहमनी किंगडम की शुरुआत की है, तो मान लो आप फाउंडर हो और आपने चीजें शुरू की है, तो आपका मेजर एम कहां पे होगा? आपका मेजर एम होगा बेसिक एक्सपेंशन करने में, मतलब जितना हो सके उतना एरिया को ग्रैब करते हैं, जितना हो सके आसपास के दुश्मनों से लड़ो, जितना हो सके उतना एरिया अपने किंगडम में ऐड करो, ये आपका माइंडसेट रहेगा। और आपका माइंडसेट रहेगा कि नहीं यार, हमें ना पहले ना बिल्डिंग्स बना लेने चाहिए, पहले हमें ना लाइब्रेरीज बना लेने चाहिए, पहले हमें ना कंसोलिडेशन, अपने रूल्स को समेटना चाहिए। तो एक आइडियल जो फाउंडर होते हैं उनका बेसिक आइडियोलॉजी क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक्सपेंशन का। आप जैसे इसीलिए आप देखो, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो या जब स्पेशली आप मुगल्स पढ़ते हो तो आपने देखा है बाबर ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। क्योंकि देखो जब आप फाउंडर होते हो, जब आप किसी डायनेस्टी की शुरुआत कर रहे होते हो, या आपके देखो फाउंडर्स का क्या काम होता है, मोस्टली वो उस समय लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं ना, आसपास लड़ाई करते हैं, उनका रूल अनस्टेबल होता है, रूल को स्टेबलाइज होने में जनरेशंस बीत जाते हैं, है ना। तो जो फाउंडर्स होते हैं वो इंटरनली भी लड़ रहे हैं, एक्सटर्नली भी लड़ रहे हैं, अपने मैक्सिमम एरियाज को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका रूल अनस्टेबल है। तो अगर रूल अनस्टेबल है तो हमारा ध्यान आर्किटेक्चर में नहीं जाएगा, बिल्डिंग्स बनाने में नहीं जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा कि भाई हम अपने बेसिक्स फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। दैट इज वाई इफ यू सी बाबर, यू विल नॉट सी उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, मुश्किल से आपको कुछ गार्डन्स मिलेंगे, कुछ एक दो हल्के फुल्के टूम्स के एविडेंस मिलेंगे, वो भी बहुत खराब कंडीशन में। तो फर्स्ट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेस, जो एक्चुअली आपको बताता है। अब आप देखो अकबर के टाइम पीरियड में आप देखोगे बहुत सारे फोर्ट्स बने, मोस्टली इन द फर्स्ट फेज ऑफ आर्किटेक्चर आप देखोगे बहुत सारे फोर्ट, किले बने। क्यों? क्योंकि भाई उस समय बेसिक लड़ाइयां हो रही थी। अब उन फोर्ट से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से इट्स अ प्रोटेक्शन मेजर कि भाई फोर्ट्स हैं जो आपको सेफ रखते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ आर्किटेक्चर में खाली आप देखोगे बड़े बड़े किले विद ग्रेट स्ट्रॉन्ग वॉल्स के फोर्ट्स बने। अब आप शाहजहां के टाइम पे देखो, अब शाहजहां के टाइम पीरियड में आपने देखा बहुत जोर शोर से आर्किटेक्चर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे। क्यों? क्योंकि अब तक डायनेस्टी थोड़ी स्टेबल हो चुकी है। हाँ, डेक्कन पॉलिसीज चेंज हो रहे, आसपास देखो लड़ाई हमेशा होगी। अगर आप एक रूलर हो तो ऐसा नहीं कि लोग हमेशा थमे रहेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल लड़ाई चलते रहेगी। बट धीरे धीरे जब आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजीसी नेट की तैयारी शुरू की, तो स्टार्टिंग में कैसे होता है, स्टार्टिंग में आप मैनेज नहीं कर पाते हो, यू विल सी कि यार पेपर 1 नहीं हो पा रहा है, पेपर 2 नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। बट धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा कस्टम होने लगते हो तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक टाइम टेबल बनने लगेगा, खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिल्ली सल्तनत का देती हूँ। जैसे मान लो मोहम्मद बिन तुगलक, इफ यू सी द तुगलक्स, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे आप घियासुद्दीन तुगलक की बिल्डिंग्स देखोगे, ठीक है, When you see घियासुद्दीन तुगलक की बिल्डिंग, यू विल सी कि इनके बिल्डिंग्स में आप देखोगे रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ है, टूम्स बने, ठीक है, अच्छी बिल्डिंग्स है। द मोमेंट यू कम टू मोहम्मद बिन तुगलक, सडनली जो बिल्डिंग्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में देखो क्या होता है, उन्होंने ऐसे पॉलिसी शुरू किया, जैसे वाइन डिस्टिलर को, गार्डनर को प्रशासनिक पोजीशन दे रहे हैं, नोबिलिटी में अलग अलग ओरिजिन्स के लोग हैं, उलेमा उनसे नाखुश है, तो उनके बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जिनसे जो मेजर पावर होल्डर्स थे वो खुश नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ, एट द सेम टाइम ना एक डिक्लाइन, एक दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन ब्रेक होना शुरू हो गया। तभी आप जब उनके टाइम पीरियड में देखोगे तो एक क्राइसिस भी आता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की अग्रेरियन पॉलिसीज बहुत ज्यादा हार्श थे, लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो आप देखोगे उनके टाइम पे बहुत ज्यादा विद्रोह होता है, अग्रेरियन विद्रोह होता है, लोग विद्रोह करते हैं, तो डायनेस्टी अनस्टेबल है। एंड उसी टाइम पीरियड में इनकी बिल्डिंग्स में देखोगे तो क्या बन रहे हैं, यू विल सी स्पेशली इनकी अगर आपने बिल्डिंग्स देखी है तो ग्रे कलर के स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है, निकाशी नहीं है क्योंकि स्टोन बहुत रफ है। आप देखोगे स्लोपिंग वॉल का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे फोकस ये नहीं है कि मेरे को बहुत सुंदर आलीशान बिल्डिंग बनानी है, फोकस इतना है कि टूम बनेगा बट उसका ना स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, डेकोरेशन निकाशी नहीं, क्योंकि जो स्टोन्स यूज हुए वो उतने हाई क्वालिटी के नहीं है तो ऑटोमेटिकली डेकोरेशन नहीं होगा। एक खड़खड़ स्टोन में आप कैसे निकाशी कर पाओगे, वो तो पतले पतले नाजुक पत्थरों पे होता है। सेम व्हेन यू मूव टू फिरोज शाह तुगलक, अगेन यू विल सी दीज डिफरेंसेस। तो आर्किटेक्चर का ग्लांस ना आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता है कि डायनेस्टी का क्या पोजिशन है। सेम कॉइनेज के साथ होती है। जब हम सिक्कों की बात करते हैं
अगर आप देखोगे इस डायनेस्टी में गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है, विच मीन्स की डायनेस्टी स्टेबल है, क्योंकि देखो गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि कोई ऐसे रूलर है जिन्होंने मान लो जो कॉइनेज है उसको, मान लो पहले ना 5 ग्राम गोल्ड का सिक्का आता था, बहुत कॉमन था। अब कोई दूसरे रूलर आए, उन्होंने इसको 1 ग्राम कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और गोल्ड को छोड़ के इन्होंने ना कुछ मिक्स मेटल्स को मिक्स करना शुरू कर दिया। तो इसके दो रीजंस होते हैं, एक कि ये जो कमोडिटी है इसका डिक्लाइन हो रहा है, बट ये बहुत रेयर रीजन है, क्योंकि देखो जो मेटल का आप सिक्का बना रहे हो देयर इज अ वेरी लो चांस कि आप उसको इंपोर्ट करते हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जिस मेटल का मेरे को हर दिन जरूरत है, जिससे मुझे बल्क में सिक्का बनाना है, वो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूं तो मेरे को उसका पैसा देना पड़ेगा, फिर उस मेटल को सिक्कों में कन्वर्ट करने को पैसा देना पड़ेगा, दैट इज टू मच मनी। तो यूजुअली वो मेटल्स यूज होते हैं जो लोकली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखोगे गोल्ड का क्वांटिटी कम हो गया, द जो ग्राम्स ऑफ कॉइन्स है ये कम हो गया, बहुत रीजंस है, बट वन रीजन ऑल्सो इसकी डायनेस्टी एक उतने विकास और फ्लरिशिंग फेज में नहीं है, एक डिक्लाइन सेट इन होने लगा है। जैसे आप देखोगे कॉइन्स का डिबेसमेंट, जब आप मौर्यन पीरियड पढ़ोगे तो डीडी कोसाम्बी का एक आर्ग्यूमेंट ये है कि मौर्यन पीरियड में फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है, आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते, बट डीडी कोसाम्बी कहते था कैसे, तो उन्होंने बोला कि देखो स्टार्टिंग में मौर्यन कॉइन्स बने, बाद में कॉइन्स में मिक्सिंग होने लगी, तो अगर कॉइन्स में मिक्सिंग हो रहा है तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एविडेंसेस कि वो डायनेस्टी का थोड़ा हालत खराब हो रहा है। दैट इज वाई कॉइनेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कौन सा सिंबल आप यूज कर रहे हो, धार्मिक सिंबल है, अगर बहुत सारे सिंबल्स हैं, बुद्ध के भी हैं, शिव जी के भी हैं, लक्ष्मी जी की भी है, विच मीन्स कि अगेन पर्शियन गॉड गॉडेसेस है, विच मीन्स उन सारे एरियाज पे आपका रूल चल रहा है। तो आप अपने आप को एक टॉलरेंट राजा की तरह दिखा रहे हो। आप खुद सोचो, आपकी प्रजा में यू हैव पीपल फ्रॉम से अफगानिस्तान, यू हैव पीपल फ्रॉम इंडिया, यू हैव पीपल फ्रॉम इन दिस एरिया, पर्शियंस, तो आप सबको खुश करोगे ना, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर गॉड को ऑफिशियल गॉड डिक्लेयर करते हो तब तो प्रजा विद्रोह करेगी। तो स्मूथ स्टेज क्या है कि भाई सिक्कों में सारे देवी देवता है, जिससे आप ये दिखाओगे कि देखो कितने टॉलरेंट रूलर हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। दिस इज व्हाई कॉइनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी जब हम न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ते हैं, दैट इज मुद्रा शास्त्र, विच इज सिक्कों का अध्ययन, एंड इट इज नॉट इजी कि हम बस सिक्का देख के छोड़ दिए। इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। एक तो किस मटीरियल का ये बना हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इंपोर्ट हुआ है कि ये एक्सपोर्ट हुआ है, इसके सोर्सेस कहां पे है, कहां से आया ये। एंड देन वी टॉक अबाउट उनका फैब्रिक, साइज, क्या साइज है, जैसे पंचमार्क कॉइन्स अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के हैं, क्या शेप है, देन कितना मोटा है, अगर ध्यान से देखोगे, और अगर हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं और किसी पीरियड के सिक्कों को देख रहे हैं, तो जब डिक्लाइन होगा सिक्के यूजुअली पतले जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। क्या डिजाइन है, क्या निकाशी की गई है, ठीक है, हम उसको वेट्स के हिसाब से मार्जिनलाइज करते हैं। एंड अगेन क्या मैसेज कंटेंट है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे गण संघ जिनके बारे में बुक में ज्यादा एविडेंस नहीं है, उनके सिक्के हमें मिलते हैं एक्सकवेशंस में। एंड बहुत सारे ऐसे गण संघ हैं जिनके सिक्कों में लिखा है, जैसे योदेहास, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गणसंघ। अब इनके ना बारे में कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, इनके बारे में सिर्फ हमें पता चलता है जो आप देखोगे कुषाण सतवानाज आते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज आते हैं, उस टाइम पे ना ये छोटे छोटे गणसंघ एक टाइम पे पावरफुल हुए थे। अब इनके सिक्कों में लिखा है योदेहा मंत्र धनम। अब बताओ, योदेहा मंत्र धनम, इसका मतलब क्या है? और ये गणसंघ है, बुक में एविडेंस नहीं है हमारे पास ज्यादा, सिक्कों पे ये सिंबल लिखा हुआ है, ये कंटेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार हम योदेहास, हमारे पास एक मंत्र है, मतलब हम लोग इतने, जैसे कुछ देखो कुछ लोग होते हैं ना जो आपको लगता है कि यार इसकी ना वाइब अलग है, आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ ना मुझे हमेशा खुशी होती है। एंड कुछ लोग हैं जिसके साथ आपको लगता है कि यार आई डोंट लाइक सिटिंग विद द पर्सन। हो सकता है आपकी कोई लड़ाई वड़ाई ना हुई हो, बट कुछ लोग होते हैं ना जो आपको जेन्युइनली क्लिक कर जाते हैं कि यार इसके साथ बैठती हो तो टेंशन अच्छे हो जाते हैं, और यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। आपको ये लगता है कि यार ये पर्सन मुझे जज नहीं करता है। वही दूसरे लोग होंगे जहां पे आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो, इवन आपकी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, बट यू थिंक कि यू नीड टू हाइड थिंग्स, यू कैन नॉट ओपन अप, है ना, यू कैन नॉट बी यू। तो सेम वे योदेहा मंत्र धनम, इसका मतलब होता है कि देखो यार हम योदेहा, हम जो गणसंघ थे, हमारे पास एक चार्म है कि हम जहां जाते हैं वहां जीतते हैं, जहां जाते हैं लोगों को अपील करते हैं। अब अगर ये मैसेज कंटेंट इस सिक्के में लिखा हुआ है तो आप खुद सोचो उनकी हिस्ट्री कैसे होगी। हमारे पास आइडिया नहीं क्योंकि बुकिश सोर्सेज नहीं है, विच मीन्स कि छोटे छोटे जो लोकल चीफ्स और गणसंघ आए थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका पावर था। सेम वे आप देखोगे
वी हैव अदर गण संघ जिसमें लिखा है अर्जुनियम नमः, अर्जुनियम जयम। सो विच मीन्स कि भाई ये जो गण संघ कुछ टाइम पे आए थे, इनके बीच में कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोग अपने आप को महान वॉरियर की तरह डिपिक्ट करते हैं। और हमें कैसे पता? इस मैसेज कंटेंट की वजह से। दैट इज वाई जो भी सिक्के मिलते हैं, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हो गए, उसमें क्या लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं वो हमें बहुत सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस देता है। एंड दिस इज मेट्रोलॉजी। व्हाट इज मेट्रोलॉजी? जब हम किसी भी सिक्के को मेजरमेंट और अरेंजमेंट के हिसाब से, बेसिकली वेट के हिसाब से हम मेजर करते हैं और उसको अरेंज करते हैं, जो पूरे के पूरे मुद्रा शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। अब लेट्स गो टू द बेसिक क्रोनोलॉजी एवरीबॉडी। अब ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक बेसिक क्रोनोलॉजी में आ जाओ कि बेसिक सिक्कों की क्रोनोलॉजी क्या है। सो अगेन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्री। तो जब स्पेशली हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं और हम स्पेशली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की बात करते हैं, वी नो कि इस प्री हिस्ट्री में एक रूडिमेंट्री ट्रेड, एक कम्युनिकेशन की हमारे पास एविडेंसेस है। कैसे पता हमें? क्योंकि हमने फैक्ट्री साइट्स के थ्रू एविडेंस देखा है कि देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेड, प्रिलिमिनरी, रूडिमेंट्री, बहुत हाई फाई 6th सेंचुरी ट्रेड नहीं, ठीक है। एंड यहां पे स्पेसिफिकली हमारे पास कोई सिक्का का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि भाई अगर इस तरीके से सोसाइटी है जहां पे पैस्टोरल सोसाइटी है, जहां पे सोसाइटी शुरू हुई है, जहां पे हम माइग्रेशन कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ही ठीक कर रहे हैं, बैंड सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी है, तो यहां पे हमें कोई सिक्का का एविडेंस जो है वो नहीं मिला। सेम व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। तो चाल्कोलिथिक पीरियड मतलब होता है कॉपर स्टोन एज। दैट इज यहां पे हमने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम स्टोन टूल्स एंड अपार्ट फ्रॉम बोन टूल्स, हमने यहां पे कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। अगेन यहां पे भी सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, ऐसा नहीं चाल्कोलिथिक पीरियड में सारे एरियाज अर्बन है, शहरीकरण हो रहा है, नहीं, सिंपल कुछ रूरल है, एक दो अर्बन भी है, बट एक दो अर्बन की वजह से ये नहीं कह सकते ना कि सारे अमीर सेटलमेंट्स थे, नहीं। तो यहां पे भी वी नो कि हाँ यार ट्रेड हो रहा था। कैसे? क्योंकि इनके जो ग्रेव गुड्स थे, जो आप देखोगे कब्र में जो सामान थे, उनसे हमें पता लग गया कि भाई देयर आर सर्टेन सामान जो दिखाता है कि ट्रेड हो रहा था, क्योंकि वो लोकली अवेलेबल नहीं थे। बट क्या यहाँ पे भी हमें सिक्का मिला? नहीं, कोई चांस नहीं है फुल फ्लेजेड ट्रेड का, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। और जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, अगेन कैसी सोसाइटी है? बेसिक पैस्टोरल सोसाइटी है ना, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी जोर शोर से चल रहा है ना। बट अगेन एग्रीकल्चर कंपेरेटिवली लेटर वैदिक से कम है, एंड पैस्टोरल सोसाइटी है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जनजाति जो आपस में लड़ रहे हैं ना, कैटल, मवेशी प्राइस्ड पोजीशन है, ठीक है। अब इस सोसाइटी में अगेन क्या हमें कोई सिक्का मिला है? नहीं, कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है हमारे पास सिक्का मिलने का। अब उसके बाद मूविंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। जब लेटर वैदिक पीरियड पहुंचते हैं, यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रिमेंबर, लेटर वैदिक पीरियड में राजा की जो पावर पोजीशन है वो इंक्रीज हो गई, पुरोहित की पावर पोजीशन इंक्रीज हो गई, है ना। राजा अपने आप को रिश्तेदारों से दूर रखने लगे अपना पोजीशन सिक्योर करने के लिए। बट अगेन क्या हमारे पास इसमें भी कोई एविडेंस है कि ट्रेड हो रहा था और सिक्के थे? नहीं। वी हैव सर्टेन वर्ड्स जिसका मतलब मेटल्स होता है, बट उस शब्द का एग्जैक्ट मतलब सिक्का है, ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। एंड देन हमने वैदिक छोड़ दिया। देन लेट्स मूव टू इंडस वैली ऑल्सो। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इंटरनल व्यापार अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार। एक्सटर्नल व्यापार चल रहा है, ठीक है। हम पर्शियन गल्फ के साथ व्यापार कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हैं, ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। बट क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि सिक्का था? नहीं। मोस्टली वी हैव एविडेंस की जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है, इसके थ्रू बेसिक एक्सचेंज होता है। सोसाइटी में इसी तरीके से चीजें चल रही थी। वी डोंट हैव एन एविडेंस की कोई पर्टिकुलर सिक्का था। प्रॉपर एविडेंस डॉक्यूमेंटेड जो हमें मिलता है, it comes in the 6th century BCE, which is the महाजनपद पीरियड। 6th century BC में हमें मिलते हैं पंचमार्क सिक्के। ये पंचमार्क सिक्के सिल्वर के होते हैं, एंड ये पंचमार्क सिक्कों से हमें पहला एविडेंस मिलता है कि भाई सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे इस तरीके से सिक्का क्यों आए, क्योंकि लेटर वैदिक से हमें आयरन के एविडेंसेस मिले, तो आयरन हमने खेती बाड़ी में शुरू किया है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमने आयरन शुरू किया,
उसके बाद आयरन की कुल्हाड़ियां बनने लगी, आयरन के वेपन्स बनने लगे, सोसाइटी चेंज होने लगी, इनकी आर्थिक स्थिति चेंज होने लगी, जोर शोर से ट्रेड होने लगा, इंटरनल एक्सटर्नल, अगेन उत्तरापथ दक्षिणापथ रूट सेटअप हो गए, फीडर रूट शॉर्टकट रूट सेटअप हो गए, जोर शोर से सामान जाने लगे। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली जो वर्ना सिस्टम था वैदिक पीरियड में वो चेंज होने लगा। समहाउ क्षत्रियाज एंड वैश्याज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने वर्ना सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू किया, है ना। एंड ऑल इन ऑल क्या हुआ कि भाई 6th सेंचुरी में अल्टीमेटली वी हैव एविडेंस ऑफ पहला पंचमार्क कॉइन्स। अब इसी में आपको करना क्या है, जस्ट रिमेंबर द बेसिक फैक्ट्स, बट याद रखना सिर्फ इतना कॉइनेज नहीं है, अभी और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ऋग्वेद मेंशंस वर्ड लाइक निष्क एंड निष्क ग्रीवा, ठीक है, विच का मतलब होता है सोने के आभूषण। देयर इज अनदर वर्ड हिरण्य पिंड, इसका मतलब होता है सोने के गोले। बट अगेन रिमेंबर दीज आर समथिंग गोल्ड, इसका कोई फुल फ्लेजेड सिक्के का मतलब नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, ये जो शब्द है जब ये 6th सेंचुरी में हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यूज करेंगे तब इसका मतलब सिक्का है, क्योंकि तब सिक्कों के डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है। अभी इसका मतलब कुड बी समथिंग ऑफ गोल्ड, कुछ मेटल, बट क्या वो सिक्का है? नहीं, उसका एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेटर वैदिक टेक्स्ट यूज द वर्ड अगेन निष्क, सुवर्णा, शतमन एंड पद। अगेन यहां पे इसका मतलब कोई मेटल पीस है, हाँ कोई मेटल पीस है, बट क्या ये फुल फ्लेजेड कॉइन है? अगेन वी डोंट हैव बुक्स एंड सोर्सेज जो इसको कंफर्म करते हैं। लोगों को लगता है मेटल पीस है वेट का तो सिक्का ही होगा, बट ही होगा से हिस्ट्री नहीं चलती है। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रूफ, जो कि यहां से नहीं मिला है, ठीक है। देन फर्स्ट डेफिनेट मतलब प्रॉपर एविडेंस, स्पष्ट एविडेंस जो बुक्स में भी लिखे और जिसके हमें आर्कियोलॉजिकल पूरा तत्व मटीरियल एविडेंस मिला है, इट इज 6th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि भाई आयरन की डिस्कवरी हुई, महाजनपद सेटल डाउन करने लगे, ट्रेड होने लगा, सेकंड शहरीकरण का पीरियड आने लगा, तो हिस्ट्री एक जंप लेती है एंड यहां पे हमें सिक्के मिलते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अष्टधाई, इट रेफर्स टू वर्ड्स लाइक कर्षपना, वी हैव निष्का या निखा, शतमन, पद, विमशतिका, त्रिनशतिका, सुवर्णा एंड सुवर्णा। अब इन शब्दों का मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में होता है सिक्का, लाइक प्रॉपर सिक्का, बट यही शब्द अगर हम वैदिक पीरियड में देखते हैं तो उसका गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि वो सिक्का था या नहीं था, ठीक है। ये टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने, ये आपको मैच, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये सब आपको मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, ठीक है ना। सो दीज आर द पंचमार्क कॉइन्स। एज आई सेड, रिमेंबर पंचमार्क के बेसिक फीचर्स। सो पंचमार्क कॉइन्स सिल्वर के होते हैं, ठीक है। क्या सारे पंचमार्क के सेम साइज शेप होते हैं? नहीं, इररेगुलर, मतलब यू विल सी द शेप इररेगुलर शेप से, कोई फिक्स नहीं है कि सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद ही इस इमेज को देखो तो यू विल फाइंड डिफरेंट पंचमार्क कॉइन्स। तो दीज आर इररेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप की गारंटी नहीं है। नाउ जब स्पेसिफिकली हम आगे बढ़ते हैं तो क्या ये पंचमार्क में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सिंबल्स है? क्या सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस सिंबल्स है? नहीं, ठीक है। तो रिमेंबर यहाँ पे सेक्युलर सिंबल्स भी, मतलब वी हैव एविडेंसेस कि शायद कुछ सिंबल्स धार्मिक हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव सन, सूर्य हो गया, ठीक है। कुछ प्लांट्स धार्मिक हो गए, कुछ स्नेक्स के एविडेंसेस मिलते हैं, बट कुछ ऐसे भी सिंबल्स है जो सेक्युलर है, जो सिंपल बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, जो हमें स्पेशली धार्मिक एविडेंसेस नहीं देती है, ठीक है। सो इफ यू सी मेड ऑफ सिल्वर एंड ये सारे जो आप देख रहे हो है ना, ये सारे इसमें पंच। अब पंचमार्क क्या होता है? इसको पंच क्यों कहते हैं? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, पंच का मतलब क्या होता है? थप्पा मारना। जैसे कैसे आप लोग ऐसे इंक पैड लेते हैं और आप अपनी मान लो सिग्नेचर अपने नाम की इनिशियल्स लिखवाएं और आपने उसको ऐसे थप्पा मारा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, हम उसको उस पर पंच करते हैं। एंड रिमेंबर सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 7 सिंबल्स अस्मका जनपद से मिला, 5 सिंबल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर अगेन 5 सिंबल्स। तो देर आर डिफरेंसेस, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के नंबर ऑफ सिंबल्स जो है ये चेंज हो सकते थे। जरूरी नहीं है कि कोई फुल फ्लेजेड सिंबल हमें पता चलेगा, नंबर ऑफ सिंबल्स कैन चेंज, इनका साइज चेंज हो सकता है, हर कुछ चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि किस कहां जनपद में किस कोने में बना है, ठीक है ना। The oldest coins found in the subcontinent, they are basically the पंचमार्क coins, जो कि मैक्सिमम सिल्वर के बने, कुछ कॉपर के बने। तो अगर आपको आएगा पंचमार्क सिक्का और मेड अप ऑफ कॉपर, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। जब तक आपको ये मेंशन नहीं होता है कि सम ऑफ देम, कुछ कॉपर के बने, तब सही है। अब अगर आएगा वो कॉपर का बना है तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो सिल्वर के बने,
कुछ कॉपर के बने, बट कुछ कॉपर के बनने का मतलब ये नहीं ना कि सिल्वर गायब हो गया, तो इन स्टेटमेंट्स में थोड़ा ध्यान देना है। इररेगुलर अलग अलग शेप्स के हैं, स्टैंडर्ड वेट मोस्टली सिल्वर के बने, एंड हर एरियाज में कुछ अलग अलग आपको एविडेंस मिले, जैसे जैसे सौराष्ट्र में बुल का एविडेंस, दक्षिण पंचाल में स्वास्तिक का एविडेंस, एंड मगध में 5 सिंबल के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। अब बताओ, अगर सारे मगध सारे जनपद पंचमार्क सिक्के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कौन सा पंचमार्क सिक्का सबसे ज्यादा पॉपुलर या हर जगह फैलेगा? मगध। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 16 महाजनपद मगध बिकम्स द मोस्ट पावरफुल जनपद। क्यों मोस्ट पावरफुल जनपद मगध होती है? इसलिए आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक है स्पेशली ऑन मगध, है ना। सो व्हाई इज इट वेरी वेरी पावरफुल? क्योंकि एक तो मगध का ज्योग्राफिकल लोकेशन आयरन और सोर्सेस पे बेस्ड है। देखो, एक होता है कि आपके पास चीजें हैं बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जैसे आपके पास यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज है या मॉक है बट आपने उसको सॉल्व नहीं किया एग्जाम के पहले, आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बट आपने सॉल्व नहीं किया, आप यूट्यूब सेशंस नहीं देख रहे हो तो कम से कम आपने इतने सारे क्वेश्चन सेशंस छोड़ दिया, देन यू हैव थिंग्स विच आर देयर विथ यू बट यू डोंट यूज। मगध के पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? देखो, एक तो लोकेशन आयरन ओर वाला था और उन्होंने उसको अपने प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जोर शोर से इस्तेमाल भी किया, जो उसको एक्चुअली पावरफुल बनाता है। इमेजिन करो, आपकी जनपद मेरी जनपद लड़ रही है, हम आयरन का तलवार ले आए और आप लकड़ी के इक्विपमेंट्स लेके आए हो, जनरली तो कौन जीतेगा? वो तो लड़ाई पहले से ही डिक्लेयर है कि मगध जीतेगी बिकॉज ऑफ द वॉर इक्विपमेंट्स। प्लस ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि ट्रेड भी आसपास होता था, ट्रेड लिंक्स भी था, प्लस उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि वर्ना सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। जैसे अगर वर्ना सिस्टम देखो बहुत स्ट्रांग रहता है तो क्या ब्राह्मण वैश्यास के साथ काम करेंगे, क्या ब्राह्मण शूद्र के साथ काम करेंगे? तो अगर हम वर्ना सिस्टम को बीच में लेके आएंगे तो सोसाइटी वैसे ही डिवाइड हो जाएगी। मगध के पास सबसे इंटरेस्टिंग बेनिफिट क्या था कि देखो, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, आबादी में सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड वर्ना सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, मोस्टली लो ओरिजिन के लोग थे, सब एक साथ मिल के काम कर रहे थे। दिस वाज आल्सो वन रीजन कि क्यों मगध इतना पावरफुल राइज करता है। और भी रीजंस हैं जो मगध में देखेंगे। तो मगध का पंचमार्क सिक्का, क्योंकि ट्रेड वगैरह हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हर जगह आपको स्पेसिफिकली मिलना शुरू हो गया। एंड दिस इज बुद्धिस्ट स्तूपा के एविडेंसेस। तो दीज आर बेसिक पंचमार्क। अगेन देखो, साइज शेप अलग अलग है, पंचेस अलग अलग है। अब इसमें कुछ धार्मिक सिंबल्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस, कुछ नॉन धार्मिक भी हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्युलर, मतलब नॉन धर्म रिलेटेड। अब हो सकता है ये सब, अब ये जो आपको दिख रहा है वी डोंट नो ये क्या है, हो सकता है ये कुछ धार्मिक एविडेंस हो, हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। जैसे ये सब कुछ भी धार्मिक एविडेंस, बट कुछ बेसिक हमारे सिंबल्स थे, पेड़ पौधे थे, ये सारे बेसिक्स डिजाइन भी हमें पंचमार्क में देखने को मिलता था, ठीक है। अब क्या हम लोग पंचमार्क सिक्कों को देख के बता सकते हैं किस एरियाज के? यस, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, कि वो पंचमार्क कॉइन बहुत मोटा है, मतलब हैवी है, या लाइट है कि पतला है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पंचेस, मतलब कितना थप्पा है, मतलब स्पेशली यू विल सी कि मल्टीपल है, बहुत सारे पंच हैं या एक पंच है, ये दो के बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कॉइन इंडिया के इस एरिया में बना होगा। जैसे अगर आपको ऐसा पंचमार्क सिक्का मिलता है विच इज वेरी हैवी, जो बहुत मोटा है बट उसमें एक पंच है, तो ये पंचमार्क सिक्का कहा जाता है गंधार तकसीला एरिया का है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। देन इफ देयर इज अ पंचमार्क कॉइन जो कि हल्का है, ठीक है, विच इज पतला, बट इसमें मल्टीपल पंचेस है, तो देन वी कम टू नो कि भाई ये मगध वाले रीजन में स्पेसिफिकली बना हुआ है, ठीक है। देन अगर हमारे पास ऐसा पंचमार्क सिक्का है जो हैवी है, जो मोटा है, बट जिसमें मल्टीपल पंच है, तो हम कहते हैं भाई ये कॉस्टल टाइप ऑफ कॉइन्स है, मतलब जो गंगा एरिया के आसपास बना है, ये वो पंचमार्क कॉइन है। एंड इफ वी हैव अ पंचमार्क कॉइन जो कि अगेन स्टैंडर्ड लाइट वेट है और एक पंच है, तो हम कहते हैं ये अवंती टाइप ऑफ कॉइन है, मतलब ये वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली बना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पंचेस एंड ये हैवी है या पतला है, इसके बेसिस पे हम डिवीजन जो है एरिया वाइज कर सकते थे, ठीक है। तो देखो, हैवी विद सिंगल पंच नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देन हैवी विथ मल्टीपल पंचेस मिडिल गंगा वाला एरिया, लाइट विथ मल्टीपल पंच मगध, एंड लाइट विथ एक सिंगल पंच अवंती, ठीक है ना। अब सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स के बाद आते हैं अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स। अब इसको अनइंस्क्राइब्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जब आप सिक्कों में देखते हो ना, तो आप देखते हो ना यहाँ पे, जैसे आपने ग्रीक सिक्का देखा तो यूल सी यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। आपने इस तरह का सिक्का देखा, यूल सी की यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है।
अनइंस्क्राइब्ड मतलब कुछ नहीं लिखा है, देयर इज नथिंग रिटन। अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स कॉपर के बने थे, या स्पेशली कॉपर के जो मिश्र धातुज होते हैं, अलॉयज ऑफ कॉपर। ये कहा जाता है हर जगह हमें मिला, बट साउथ में हमें इसके एविडेंस नहीं मिले, ठीक है। और ये बनता कैसे था, तो सबसे पहले आप जो मेटल यूज करने वाले हो उसको पिघला दो, ठीक है, और उसको एक मोल्ड में डाल दो। मोल्ड में जो शेप का आपको सिक्का चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर चाहिए स्क्वायर डाल दिया, आपको गोला सिक्का चाहिए तो आपने गोल मोल्ड में डाल दिया, आपको दिल शेप सिक्का चाहिए तो आपने दिल शेप में डाल दिया। जैसे आप केक बनाते हो, आपने केक को शेप देने के लिए आप मोल्ड में डालते हो, उसी तरीके से। तो पहले मेटल को पिघलाओ, उनको इस क्ले या मेटल मोल्ड में डालो जो इसका शेप ले लेंगे, ठीक है, एंड उस तरीके से ये कॉइन्स बनते थे। हमें कैसे पता कि ऐसा कोई मोल्ड था, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस हमें ईरान इन सेंट्रल इंडिया में इसी ब्रॉन्ज मोल्ड के मिले, विच मीन्स हो सकता है शायद ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हो जहां पे जोर शोर से हमें ऐसे सिक्के मिलते हो, ठीक है। देन नाउ इसके बाद दूसरे टाइप ऑफ सिक्के हमें जो इंडिया में मिले, दैट इज अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स। डाई स्ट्रक ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, ये इंडिया का सिक्का नहीं है। डाई स्ट्रक का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरा ये सिक्का है, ठीक है, अब मुझे इसके दोनों तरफ पैटर्न चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे डाइज होते हैं। जैसे ये एक डाई में एक प्रिंट होगी, इसमें एक प्रिंट होगा। अब आपको अपना सिक्का बीच में रखना है और ये दोनों डाई ऊपर दोनों साइड से डाएंगे और इस पे आपके सिक्के पे प्रिंट हो जाएगी। लाइक देयर इज वन डाई हियर, वन डाई हियर। अब मेरा बीच में सिक्का हो गया, सिक्का के दो एरियाज है, तो हमने क्या किया, ऐसे इसको प्रिंट कर दिया। इससे क्या हुआ, इधर भी प्रिंट हो गया, सिक्का इधर भी प्रिंट हो गया, तो इसको हम कहते हैं डाई स्ट्रक। तो ये डाई वो कपड़ा वाला डाई नहीं, डाई इसको डाइस कहते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्के आए जो इस तरीके से डाइज में आए। अब इसका मोस्टली कहा जाता है, जो हमें एविडेंस मिला, इट इज 4th सेंचुरी बीसी, एंड कहा जाता है बहुत सारे साइट्स तक्षशिला एंड उज्जैन, यहां पे हमें इस तरह के कॉइन्स के एविडेंस मिले। तो सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स, फिर अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स, एंड देन वी हैव डाई स्ट्रक कॉइन्स, ठीक है। देन फिर उसके बाद इंडो ग्रीक्स के सिक्के। इंडो ग्रीक के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हर कुछ बताते हैं। आउट ऑफ सो मेनी इंडो ग्रीक रूलर्स, उनके सिक्के ही है विच टेल्स यू द मेजॉरिटी ऑफ एवरीथिंग। जैसे ये वेल एग्जीक्यूटेड है, मोस्टली आप देखोगे राउंड है, कुछ स्क्वायर भी है, कुछ रेक्टेंगल, बट ये रेयर है, कुछ कुछ जनरली, मोस्टली आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप देखो यहाँ पे यू कैन सी राजा का पोर्ट्रेट, राजा की फोटो, एंड यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। सो दिस इज बेसिकली मिनांडर एंड दिस इज पीछे गॉडेस पाला। तो ये सिक्के आपको राजा की नेम, उनके पोर्ट्रेट के एविडेंसेस देते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव एविडेंसेस, जैसे पोर्ट्रेट है तो आपकी फोटो हो गई, आपकी फोटो में आप देखते हो यू आर 5 years पहले या 5 years बाद की फोटो, तो उनके सिक्कों में ऐसे पोर्ट्रेट्स है विच टेल यू कि ये राजा तो 2 लोग रूल कर रहे थे। देयर आर सिक्के जिसमें 2 रूलर्स की फोटोज है, जो को जॉइंट रूल होता है कि राजा अपनी रानी के साथ ही रूल कर रहे हैं या राजा अपने छोटे बेटे के साथ रूल कर रहे हैं जब तक वो बेटा टेंटेटिव एज अटेन नहीं करता है, ठीक है। सो दे हैव द नेम ऑफ द पोर्ट्रेट। उसके बाद मिनांडर एंड स्ट्रैटो के जो सिक्के हैं, दे शो अस कि कैसे वो एज कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से रूल कर रहे हैं। कुछ को जॉइंट रूल दिखाते हैं, जैसे ये देखो राजा और इनकी रानी, दिस इज हर्मिकस विद वाइफ कैलोपी, तो राजा रानी दोनों की फोटो है। यहाँ पे राजा घोड़े पे चले, और देखो दिस इज व्हाट इज रिटन। तो हमने अनइंस्क्राइब्ड किया था, क्यों, क्योंकि उन सिक्कों में ना ये सब स्क्रिप्टिंग नहीं थी, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये उन सिक्कों में नहीं था, तभी अनइंस्क्राइब्ड, ठीक है। और इंस्क्राइब्ड मतलब होता है कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं तो ये हमारी हिंदू कुश की पहाड़ियां, तो ये होता था हमारा बैक्टीरिया एरिया, ग्रीक बैक्टीरिया एरिया, जहां पे ये रूल करते थे। अब यहाँ पे बेसिकली ग्रीक एरिया में जब वो सिक्का प्रोड्यूस करेंगे तो ये थोड़ा बहुत अलग होगा, इसमें ग्रीक देवी देवता होंगे, बट कुछ रूलर्स, कुछ ग्रीक रूलर्स इंडिया एंटर करते हैं, ठीक है, इनको हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। अब ये जब इंडिया आके एंटर करते हैं और रूल करते हैं तो क्या होता है, ये सारे लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी सिक्का प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो यहाँ पे हिंदी हमारे जो इंडियन देवी देवता है वो आ जाएंगे, प्लस थोड़ा सा ग्रीक एलिमेंट भी आएगा, क्योंकि आए तो वहीं से है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात बोलेंगे नहीं हम सिर्फ इंडियन एलिमेंट्स लेंगे, ग्रीक नहीं, क्योंकि वो ग्रीक रूलर्स है तो ग्रीक एलिमेंट्स तो रहेगा ही रहेगा, बट इंडियन एलिमेंट्स भी ऐड हो गए। तो ऑलवेज रिमेंबर, इनके नॉर्थ में मतलब ग्रीकिश एरिया में क्या हुआ, और साउथ मतलब जब ये नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में आए तो किस तरीके से इन्होंने सिक्को प्रोड्यूस किया। कॉइन्स नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल, ठीक है,
उसमें ग्रीक चीजें लिखी हुई थी। इंडो ग्रीक कॉइन्स के शाही पोर्ट्रेट थे, एक जगह पे, दूसरी जगह पे ग्रीक देवी देवता। जो साउथ ऑफ हिंदू कुश है, मतलब हमारा जो सेक्टर हो गया नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर, मोस्टली सिल्वर एंड कॉपर के एविडेंस हमें मिले। अगेन यहां पे सेम चीज, हमें ग्रीक और खरोष्टी भी देखने को मिला। सेम शाही पोर्ट्रेट एक जगह पे और पीछे जगह पे रिलीजियस सिंबल्स। एंड ऑब्वियसली क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर है, हमारा इंडिया वाला एरिया है, तो इंडियन देवी देवता हमें स्पेसिफिकली मिले। ठीक है, देन लुक एट दीज कॉइन्स, यू कैन सी द राजा का पोर्ट्रेट। एक साइड में राजा की पोर्ट्रेट होती थी, पीछे यूजुअली देवी देवता की पिक्चर होती थी। सो दिस इज हिप्पोस्ट्रैटस, दिस इज राजा ऑन दी हॉर्स। अगेन देखो मिलांडर की फोटो, हिप्पोस्ट्रैटस की फोटो, यूक्रेटाइड्स की फोटो, इनकी हेलमेटेड बस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। ठीक है, सो अगेन सी हर्मिकस विथ वाइफ। तो आप देखो हर आदमी की शक्ल दिख रही है। एवरी पोर्ट्रेट रूलर, एवरी रूलर हैज अ पोर्ट्रेट, जो हमें इनके बारे में एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेशन देता है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज मोस्ट इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में सिक्कों से ही पता लगता है। बुक्स भी इतना नहीं बताती जितना इनके सिक्के इनके बारे में हमें एविडेंस देते हैं। ठीक है, देन नाउ कमिंग टू कुशाल्स, दे वर द फर्स्ट डायनेस्टी जो लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिंट किए। सिल्वर कॉइन्स रेयर है। इन्होंने कॉपर कॉइन छोटे छोटे डिनोमिनेशन, मतलब हमारा छोटा डिनोमिनेशन क्या हुआ, 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे जो पहले आता था, वैसे छोटे छोटे डिनोमिनेशन में इन्होंने कॉपर सिक्का यूज किया, जो ये दिखाता है देखो मनी इकोनॉमी स्प्रेड कर रही है। क्योंकि अगर हम ट्रेड एक्सचेंजेस कर रहे हैं तो गोल्ड सिक्का नहीं दे रहे हैं, यही सब कॉपर ब्रॉन्ज चलता है। ऑल्सो कुशान कॉइन्स में हमारे पास एविडेंसेस है, राजा की फोटो, उनका नाम, उनका टाइटल। ऑल्सो वी हैव एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट, ग्रीक, रोमन, ब्राह्मणिकल एंड बाकी सारे एविडेंसेस शोइंग राजा टॉलरेंट थे। क्यों? क्योंकि कुशान का एरिया ऑफ एक्सपेंशन वैसा था। दे हैड सम पार्ट्स ऑफ चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अफगानिस्तान, इंडिया। उसके बाद तो उनके पास अलग अलग पॉपुलेशन थी, जिसमें से यू हैड ग्रीक एलिमेंट्स, यू हैड इंडियन एलिमेंट्स, पर्शियन एलिमेंट्स। इसीलिए इनके सिक्कों में अलग अलग देवी देवता है, टू शो कि देखो यार हम लोग तो टॉलरेंट राजा, हम लोग लिबरल राजा है, हम सारे देवी देवता को मानते हैं। ठीक है, एंड कहा जाता है इनके सिक्कों में कभी कभी आपको ग्रीक रिटन मिलेगा, कभी खरोष्टी लिखा हुआ मिलेगा। देन कुजुला कैटफिश, अगेन इनके हमारे पास एविडेंसेस है। अगेन हिराकल्स एंड ज़ूस। वीमा कैटफिशेस, अगेन ही टॉक्स, इनके सिक्कों में हमें शिवजी के एविडेंस मिलते हैं। एंड अगेन ईरानियन देवी देवता कनिष्का एंड हुविष्का से हमें देखने को मिलता है। अगेन बुद्धा, शाक्यमुनि बुद्धा, मैत्र, अमिताभ, ये हमें कनिष्का के सिक्कों में मिला। एंड स्कंद कुमार, महासेना, विशाखा, उमा, ये सारे, एंड गणेश, ये सारे हमें हुविष्का के सिक्कों से स्पेसिफिकली मिले। ठीक है, वासुदेव के सिक्कों में हमें 4 आर्म्ड लॉर्ड वासुदेव के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वासुदेव द फर्स्ट एंड हिज सक्सेसर्स, इनके सिक्कों में हमें शिवजी एंड अद्रोक्षो जो ग्रीक देवी देवता थे, इनके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ये सब आपको लर्न करता है। फिर आओ वेस्टर्न क्षत्रप। वेस्टर्न क्षत्रप वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे, मालवा, गुजरात एंड कथियावाड़ रीजन। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जहां पे बाकी डायनेस्टीज कॉइन्स की सजावट वगैरह में बिजी थी, वेस्टर्न क्षत्रप की कॉइन्स हमें शाका एरा में डेट्स देते हैं। तो कल को कुछ हिस्टोरिकल डेट्स के हमें एविडेंसेस चाहिए थे, वो इनके सिक्के हमें बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप के सिक्कों में भी एक साइड आपको राजा मिलेगा, ऑन द अदर साइड यू हैव एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट चैत्यास। इस तरीके से बुद्धिस्ट चैत्यास के एविडेंस होते थे जो इन्होंने सतवाहना से बोरो किया था स्पेशली। देन साउथ में आप देखोगे चेरास, चोलास, पांड्यास है, इनके शाही सिंबल्स हैं, एम्बलम्स हैं, है ना। तो इनके शाही एम्बलम्स हमें मिलना शुरू हुए। चोला की एम्बलम है टाइगर क्रेस्ट। एट द सेम टाइम बहुत सारे चोला के कॉपर प्लेट में हमें टाइगर तो मिला क्योंकि उनका शाही सिंबल था। मछली जो कि पांड्यन का सिंबल है, तीर धनुष जो कि चेरास का सिंबल है, ये भी हमें मिला। विच शोज, आप खुद सोचो, आप रूलर हो और अब 2 अलग अलग डायनेस्टीज के चीजों को आपने स्पेसिफिकली अपने सिक्कों में डाल रखा है। एम्बलम को, शाही एम्बलम बहुत बड़ी चीज होती है, आप मेरा एम्बलम यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई मैं आपकी अधीन हो गई हूं। सो विच शोज की एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पांड्यास एंड चेरास के ऊपर चोला का सबऑर्डिनेशन था। ऑल्सो वी हैव एविडेंसेस कि ये सारे सिंबल्स गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स में हमें मिलते हैं। गोल्ड, अब हमें कहां पे एविडेंस मिला? इन द नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वी हैव एविडेंस ऑफ गोल्ड का सिक्का, जहां पे हमें शेर, बो और कुछ ऐसे मार्क्स के एविडेंस जो है ये स्पेशली मिलते हैं। नाउ कमिंग टू गुप्ता। गुप्ता रूलर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो सिक्कों में संस्कृत लिखती थी, क्योंकि गुप्ता में
ब्राह्मण्स का पोजीशन रिवाइव हो गया। कैसे? अब आपने जब मौर्य, देखो जब हमने वैदिक एज पढ़ा तो हमने देखा कि भाई वर्ना सिस्टम स्ट्रांग हो चुका था, ब्राह्मण्स और पुरोहित की पोजीशन स्ट्रांग थी। जब स्पेशली हम 6th सेंचुरी बीसी आए, जब हम 6th सेंचुरी बीसी आए तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, अग्रेरियन प्रोडक्शन, खेती बाड़ी जोर शोर से चल रही है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्षत्रियास जो रूलर्स थे गणसंघ के या मोनार्कियल रूलर, वैश्यास, ये कहीं ना कहीं पावरफुल होने लगते हैं। तो ये लोग वर्ना सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि भाई अब क्यों हम लोग किसी का डोमिनेशन सहेंगे, आप कमा रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं भी तो कमा रहा हूं, आई कैन ऑल्सो बी पावरफुल। तो लोग वर्ना सिस्टम को मानते नहीं है। एंड देन इसी टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम एवरी वर्ना स्टार्ट्स टू ज्वाइन, है ना। अब बुद्धिज्म जैनिज्म में भी आप देखोगे तो क्षत्रिय को ब्राह्मण्स के ऊपर रखा गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज धीरे धीरे ब्राह्मण्स का पावर पोजीशन गिरता है। फिर आता है मौर्यन पीरियड। इन दी मौर्यन पीरियड ऑल्सो आप देखोगे आजीविक्स बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया जाता है, धम्म फिलोसफीज कहीं ना कहीं जो आपके ब्राह्मण्स प्रीच करते थे उसके अगेंस्ट बात करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ब्राह्मण्स की पावर पोजीशन गिरी। लेकिन जब गुप्ता रूलर्स आए तो गुप्ता रूलर्स वर टेक्निकली वैश्यास, मोस्टली रूलर्स क्षत्रिय होते थे, गुप्तास वैश्यास थे। नाउ द प्रॉब्लम इज इनको कोई ऐसा लोग चाहिए जो इनके रूल को लेजिटिमाइज करे, जो लोगों को ये बताए कि भाई तुम्हारे रूलर क्षत्रिय नहीं है बट वो क्षत्रिय जैसी स्टेटस रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो गॉड ऑन अर्थ है, क्योंकि वो परम भागवत है, क्योंकि वो भगवानों के परम वर्शिपर है। और ये कौन करेगा? ये करेंगे ब्राह्मण्स। तभी गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण्स का पोजीशन रिवाइव करता है, पौराणिक ब्राह्मणिज्म रिवाइव करता है, मंदिर बनना शुरू होते हैं। एंड यहीं पे संस्कृत जोर शोर से फिर से एक बार, क्योंकि बुद्धिज्म में पाली प्रकृत चल रहा है, संस्कृत शाही रॉयल्टी का जो बेंचमार्क है, वाटरमार्क है, वो अटेन करता है। इन दी ड्रामास संस्कृत यूज होता था हाई कैरेक्टर्स के लिए, और जो लो कैरेक्टर्स होते थे वो पाली प्रकृत कहते थे। अगेन सिक्कों में संस्कृत लिखना शुरू हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम फुल फ्लेजेड संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस आए। संस्कृत मतलब रॉयल्टी, शाही भाषा, एंड दैट इज वाई इनके सिक्कों में हमें संस्कृत मिला। सिक्के वर नोन एज दिनार्स, फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, मोस्टली अगेन राजा की अलग अलग फोर्सेस। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त वीणा बजाते हुए हमें दिखे। अगेन एक जगह पे जनरली होता था राजा की फोटो, पीछे कोई देवी देवता की फोटो होती थी। धीरे धीरे स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में मेटल की प्योरिटी कम होने लगी, जो ये दिखाने लगी कि गुप्तास डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड गुप्तास ने सिल्वर कॉइन भी इशू किया, बट इनका कॉपर का सिक्का काफी रेयर था। सिल्वर कॉइन इशू हुआ आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड वेस्टर्न क्षत्रप को हराते, वहां से सिल्वर का सिक्का शुरू होता है, ठीक है। फिर अलग अलग वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है ये फोर फ्रंट में आता है। ऑन वन साइड अगेन वी हैव, अब क्या क्या एविडेंस हमें मिले, राजा कुछ जाल रहे हैं हवन कुंड में, राजा बीना बजा रहे हैं, अश्वमेध कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स पे हैं, घोड़े पे है, एक लायन को मार रहे हैं, टाइगर को मार रहे हैं, राइनोसरस को मार रहे हैं, ठीक है, अपनी शैया पर काउच पे बैठे हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ एविडेंस। वी हैव एविडेंस सिक्कों के पीछे लक्ष्मी जी है, गॉडेस गंगा है, क्वीन है। सारे इंस्क्रिप्शन संस्कृत और ब्रह्मी में थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। एंड अगेन गुप्ता रूलर्स डिपिक्ट करते थे एम्परर्स जो मार्शल एक्टिविटीज करें, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, हंटिंग, जैसे लायंस एंड टाइगर्स, जैसे अपने वेपन्स के साथ खेल रहे हैं। बट देखो दो दो तरह, जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, समटाइम्स यू कैन बी वेरी एंग्री। किसी लोग, देखो कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ आपको लगता है कि यार आई एम नॉट लाइक दिस, बट इसके साथ ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मेरा झगड़ा हो जाता है। आपको कभी कोई लगता होगा देयर आर सर्टेन पीपल वेयर यू थिंक यार जनरली आई एम अ गुड गाय, बट पता नहीं यार इस पर्सनालिटी के साथ हमेशा मेरा लड़ाई क्यों हो जाता है। देयर आर समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, है ना। कभी आप बहुत खुश हो, दुखी हो, बट जस्ट बिकॉज आप दुखी हो ये नहीं ना आप हमेशा ही दुखी रहते हो, या आप हमेशा ही लड़ते रहते हो, या आप हमेशा ही रूड रहते हो, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे भी एक जगह दिखाया जा रहा है कि राजा वॉरियर है। जैसे आप मल्टीटास्कर्स हो, यू आर स्टडिंग फॉर यूजीसी नेट। कितने लोग हमारे क्लास में है जो हु आर मैरिड, जिनके बच्चे, तो आप अपनी फैमिली भी संभाल रहे हो, आप फैमिली का पूरा लोड उठाए हो, प्लस उसके साथ आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। सो ऑन वन हैंड यू आर अ मदर, सुपर मॉम, समवन मैनेजिंग द फैमिली। ऑन द अदर हैंड आप तैयारी कर रहे हो, यू आर गोइंग अहेड विथ योर ड्रीम्स। ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे क्योंकि दोनों करना
मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिन भर यू बिकम टायर्ड वर्किंग फॉर द फैमिली एंड देन आप पढ़ते हो, उसमें भी चाहिए, ऐसा नहीं ना ये आराम से लर्न कर लोगे, इसमें भी यू नीड टाइम एंड एफर्ट्स। तो ये मैनेज करना बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी टास्क है, नॉट एवरीबडी डज इट एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर आप ऐसे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप मेनी पीपल वर्क, आप अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालना नहीं चाहते हो, आपको लगता है बहुत लेट हो रहा है, तो आपने कुछ नौकरी ले ली। अब ऑब्वियसली कंपेयर टू वो लोग जो दिन भर पढ़ रहे हैं, आपके पास उतना बफर नहीं है, बट यू आर ट्राइंग एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप थोड़ा सा हसल कर रहे हो, क्योंकि हसल करने के लिए भी यू नीड दैट ब्रेवरी कि यार एटलीस्ट मैं 2 चीज कर रहा हूं बट आई थिंक कर लूंगा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहां पे भी ऐसे ही दिखाया गया कि देखो एक तो जगह गला काट रहे हैं, दूसरी जगह ये वीणा बजा रहे हैं, तो दोनों स्किल्स इनके लाइफ के हमें दिखने लगे। Sometimes numismatic offers much more thing, जैसे लिच्छवी प्रिंसेस के साथ इनकी शादी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्कों में पता लगता है। Most books do not tell us this. सेम टाइम रामगुप्ता नाम के एक रूलर भी थे समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त के बीच में, ये भी हमें सिक्कों से पता लगा, है ना। अश्वमेध सैक्रिफाइस कॉइन समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त की हमें एविडेंस मिला। आर्चर एंड बैटल टाइप ऑफ कॉइन समुद्रगुप्त की, ये भी जिसमें दिखाता है कि भाई देखो कितने पावरफुल हैं। लिरिसिस्ट, इनका पूरा डिफरेंट पर्सनालिटी की, देखो भाई वीणा बजा रहे हैं। बलराम एंड कृष्ण, दिस अपीयर्स इन दी 2nd century कॉइन्स, और ये अगाथोक्लस की सिक्का जो हमें आई खानूम में मिला है, यहां पे हमें मिलती है बलराम एंड कृष्ण की रिप्रेजेंटेशन, जो दिखाते कि देखो उस टाइम पे ये सारे गॉड्स कितने ज्यादा पॉपुलर थे, कितने ज्यादा शायद लोग इनको पूछते थे कि इनको सिक्कों में भी रिप्रेजेंट किया गया है। एंड वाई इन द एंड इस ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है ये हमें स्पेशली कैसे मदद करती है। फर्स्ट इज देखो यार मॉनेटरी हिस्ट्री। मॉनेटरी हिस्ट्री मतलब एक तरीके का इट टेल्स यू अ क्रोनोलॉजी, जैसे हमने किया ना किस तरीके से हम प्री हिस्ट्री से शुरू किए, ठीक है, एंड फाइनली जैसे गुप्ता पीरियड में क्या चल रहा है, पोस्ट गुप्ता में क्या चल रहा है, अर्ली मिडिवल में क्या चल रहा है। तो एक तो इट इज ट्रेसिंग द हिस्ट्री, इट इज ऑल्सो शोइंग यू ट्रेड कितने अच्छे से चल रहा था, क्योंकि देखो भाई अगर मगध कॉइन्स हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन और ट्रेड की वजह से ही हुआ है ना। अगर कॉपर कॉइन्स मिल रहे हैं जोर शोर से, तो ये सब मॉनेटरी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हो रहा था, जो ट्रेड का एक्सपेंशन दिखाता है। सातवाहना सिक्कों में आपको शिप मिलता है, अगेन शोइंग मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिशिंग। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड हिस्ट्री, अब हमने देखा कि भाई ग्रीक्स में ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, गुप्ता में पहली बार संस्कृत लिखा हुआ है, तो ये भी दिखाता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट जो बहुत ज्यादा कॉमन थी। इट ऑल्सो टेल्स यू डेट, जैसे हमने अभी देखा ना वेस्टर्न क्षत्रप्स के जो सिक्के, ये हमें डेट बताते हैं भाई शाह का एरा, विच इज वेरी रेयर एविडेंस, क्योंकि देखो कोई सिक्का अगर स्पेसिफिकली आपको डेट्स बता रहा है, दीज आर वेरी वेरी रेयर एविडेंसेस, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है हमें, और कई बार बुक्स में डेट का कंफ्यूजन होता है तो हम इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। अब आप उन सिक्कों से भी एक कोलैबोरेटिव डेट जो है ये आ सकते हो। कंटेम्प्रेरीज, अगेन कंटेम्प्रेरीज कैसे, जैसे अगर चोला का सिक्का हमें मिला और उस सिक्के में हमें चेराज और पांड्यास के शाही एम्बलम मिल रहे हैं, तो व्हाट डज इट शो, दिस शोज कि भाई ये 3 पावर्स एक टाइम पे रूल कर रहे थे एंड इनमें लड़ाई हो रही है डोमिनेंस के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड देयर इज अ डोमिनेंस की कौन हायर पेडिस्टल लेता है, बट चोला एक टाइम पे सब पे रूल कर रहे थे। तो कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, इसके भी एविडेंस मिलता है, बुक्स में मिलते हैं बट सिक्कों में भी मिल रहा है। आप जैसे मैंने आपको बोला गर्ण संघ के हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, दैट इज प्री सतवाहना, सतवाहनास के पहले टाइम पीरियड में। अब वो गर्ण संघ के सिक्कों में लिटरली ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हैं, इन सेंस की ऐसे ऐसे लेजेंड्स लिखे हैं, ऐसे ऐसे लाइन लिखे जो ये शायद दिखाते हैं कि यार वो लोग भी अपने टाइम पे लड़ रहे थे एंड बड़े वॉरियर्स थे, क्योंकि इन एवरी लड़ाई इट इज सेइंग योर देहा मंत्र धनम, और फॉर एग्जाम्पल अर्जुन्यास नम, अर्जुन्या नम अगेन। तो देर आर लॉट ऑफ लाइन्स जो ये कहते हैं कि देखो अर्जुन्यास कितने महान वॉरियर है, योदेहास के पास तो चाम है। तो अगर ये लाइन लिखी है इसका मतलब है इसको एनालाइज करेंगे ना, तो एनालाइज से हिस्ट्री कैसे पता चल रही है कि मे बी लड़ाई हो रही है, दे आर ट्राइंग टू शो कि देखो वी आर मोर पावरफुल, बुक्स नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस टेल्स अस एवरीथिंग। फॉर मोर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एक सिक्के की लेंथ देख के, मतलब उसका साइज देख के, पंचेस देख के आप ये पता कर सकते हो कि यार इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसका बेसिकली साइज कितना है, जो मैसेज कंटेंट है उससे भी आपको एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो मैसेज कंटेंट क्या बोल रहा है। दैट ऑल्सो एनालाइज गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिस्ट्री। दैट इज वाई जब हम हिस्ट्री करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डायनेस्टी का क्या सिक्का है, क्योंकि सिक्कों को आप सिर्फ नोट्स के तरीके से मत देखो कि हाँ ये तो एक्सचेंज मीडियम था, नहीं, दैट एक्सचेंज मीडियम कैन कंप्लीटली नरेट अ डिफरेंट हिस्ट्री जो हमारे लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। अब
आफ्टर दिस रिमेंबर कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ साइट सोंग नियर मथुरा, जहां पे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइट है क्योंकि यहाँ पे ना हमें ऐसे बहुत सारे लेवल्स में सिक्के मिले एंड विच शोज अस लॉट ऑफ एविडेंस कि देखो कौन फाइंड्स, अलग अलग पीरियड के सिक्कों के हिसाब से हम बता दिए कि इस साइट में 8 पीरियड के एविडेंसेस मिले, अगेन विच इज अ वेरी यूनिक एविडेंस। ऑल्सो पार्थियन, शाका, क्षत्रप, कुशान एंड सतवाना, इनके बारे में भी हमें सिक्कों से इंफॉर्मेशन मिलता है। 25 से ज्यादा ऐसे रूलर्स है जिनके नाम के पीछे मित्र लिखा हुआ है, जो कहा जाता है पंजाब और बिहार के बॉर्डर्स में हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो हमें नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, जैसे विदिशा, ईरान, पवाया, मथुरा, एंड कहा जाता है इनके नाम के पीछे नाग शब्द लिखा है, मतलब नाग रूलर्स। हाउएवर पुराण्स भी हैं जो इनके बारे में बताते हैं, बट इनके बहुत सारे सिक्के मिलते हैं जो शायद बताते हैं कि भाई ऐसे कोई नागा रूलर्स होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रूल कर रहे होंगे, ठीक है। एंड कॉइन्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे योदेहास, मालवास, ये सारे जो गण संघ थे इनके, यू विल ऑल्सो फाइंड कुछ कुछ गण संघ जिनके सिक्कों में जहां पे ये सिक्का बना है उसका नाम है, विच शोज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद वो एरिया एक मिंटिंग एरिया होगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस है ना। तो सिक्के हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं एंड हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विल डू इट मच मोर। हाउएवर रिमेंबर क्रैश कोर्स में हम सिर्फ बेसिक्स रिविजन कर रहे हैं। फॉर ऑल द एंटायर डिटेल्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू लुक एट द कोर्स के क्लासेस। चलो, so whose ancient coins were discovered in Ai Khanum, Afghanistan? So अफगानिस्तान के एक खानुम में किसके प्राचीन सिक्के हमें मिले? मौर्य, देन वी हैव अगाथोक्लस, गुप्ता या कुशान। तो किसके सिक्के हमें मिले? अभी हमने पढ़ा था बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंसेस जो है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज अगाथोक्लस। अगाथोक्लस के सिक्कों में हमें कृष्ण की एविडेंस भी मिले हैं और हमें बलराम की एविडेंस भी मिले हैं, जो ये दिखाता है कि देखो भाई उस समय इन सारे देवी देवताओं की कितनी पॉपुलैरिटी थी और लोग इनको कैसे पूछ रहे थे। तो इनका पूरा का पूरा जो होर्ड है ये हमें मिला है आई खानुम, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, what is the basis for designating the Gupta period as golden age? Assertion, गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज कहते हैं। ओके, रीजन, क्योंकि गुप्ताज ने गोल्ड कॉइन जो है ये इशू किया था। तो विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? अब देखो, अब गुप्ता गोल्डन एज है या नहीं ये डिबेटेबल है, बट हाउएवर हम जब गोल्डन एज कहते हैं तो वी से कि जनरली कल्चरल एस्पेक्ट्स में गोल्डन एज है। कैसे? तो हमने बोला कि देखो भाई एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट्स की बात करें, लिटरेचर के डेवलपमेंट्स की बात करें, है ना, साइंस, वेटनरी साइंस की बात करें, है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई, तो बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये गोल्डन एज है। बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं गोल्डन एज नहीं है क्योंकि सती प्रथा के एविडेंसेस मिले हैं, हायर वर्ना की वुमेन का कंडीशन लो था। इट इज सेइंग गुप्ता इज कॉमनली रेफर टू एज, ये नहीं बोला है कि 100% सब लोग इसको गोल्डन एज कहते हैं, कॉमनली गोल्डन एज बोला जाता है। हाँ, किस बेसिस पे? कल्चरल जो अकम्पलिशमेंट्स है उसके बेसिस पे। रीजन, इश्यू ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्या गुप्ता को इसलिए गोल्डन एज बोला जाता है क्योंकि वो गोल्ड का सिक्का प्रोड्यूस करते थे? नहीं। तो विच इज करेक्ट? दोनों स्टेटमेंट कही है कि भाई गुप्ताज ने गोल्ड कॉइन इशू किया और गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता था, बट ये एक्सप्लेन नहीं करा है। अगर आपको ये लिखते कि भाई कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहा है, इस चीज में बढ़ोतरी हुई जो गुप्ता में यूनिक मिला, तब हम कहते कि हाँ, बट ये कोई, सो दिस इज टू। अब जब भी आप असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट सॉल्व करते हो ना, हमेशा याद रखना सबसे पहली बार जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है, इट इज लाइक देयर कैन बी टू स्टेटमेंट्स, टू फैक्ट्स। मतलब जैसे कई बार एक बार होती है कि जैसे ना कोई एक चीज के बारे में हम दो चीज बता रहे हैं, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहां देखो जो इन अंडर रिलेटेड है, ये बोल रहा है गुप्ता गोल्डन एज है, गुप्ता के बारे में एक पॉइंट, ये कह रहा है कि गुप्ता रूलर्स गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करते थे, गुप्ता के बारे में दूसरा पॉइंट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न इंडिया, तो हमने बोला कि असर्शन में कि प्री आईएनसी एसोसिएशंस ने ब्रिटिशर्स को बहुत सारे डिमांड्स दिए, ठीक है। रीजन में स्पेशली हमने बोला कि ये प्री आईएनसी एसोसिएशंस ने एक बेस सेटअप कर दिया। तो टेक्निकली दीज आर टू फैक्ट्स कि भाई ये कांग्रेस के पहले इन्होंने बेस सेटअप कर दिया। तो मेनी टाइम्स इन असर्शन एंड रीजनिंग दो पॉइंट दिए रहते हैं सेम टॉपिक के बारे में, ठीक है।
ठीक है। सो यू हैव टू बी, अब जैसे मान लो मैंने, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो असर्शन में आया कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है, एंड रीजन में आ गया दैट गोल्डन एज इज द पीरियड जो हम गुप्ता में देखते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज द सेम स्टेटमेंट जो कि रिपीट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर वे जैसे असर्शन एंड रीजनिंग देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। और ये बहुत कॉमन ट्रेंड है ना जो हिस्टोरियोग्राफी में चलता है। जैसे एक हिस्टोरियोग्राफी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असर्शन में आया था कि रेनेसा जो है ये स्पेशली, लेट मी रिफ्रेज दिस, वेट लेट मी रिफ्रेज। तो असर्शन में आया था कि भाई ह्यूमनिज्म जो है ये रेनेसा पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर से आपको मतलब नहीं, हमने ये किया नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमनिज्म जो है ये रेनेसा का इंपॉर्टेंट पार्ट था। और रीजन में ये आया कि रेनेसा वॉज अ पीरियड जहां पे ह्यूमनिज्म बहुत प्रोमिनेंट था। अब ध्यान दो, अब बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं एक्सप्लेन करा। कैसे एक्सप्लेन करा, ये सेम ही लाइन है जो 2 बार लिखी है। एक बोल रहा है कि ह्यूमनिज्म रेनेसा के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, रेनेसा के टाइम पीरियड में ह्यूमनिज्म हुआ। बट वो क्या करेंगे, वो सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, मतलब थोड़ी एडवांस इंग्लिश लिख देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, तो पीपल विल नॉट, लोगों को लगेगा हाँ एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सब थोड़ा असर्शन रीजनिंग जब आप सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस ईयर्स देख रहे हो या जनरली भी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। इज इट द सेम स्टेटमेंट या सेम चीज के बारे में 2 स्टेटमेंट्स है, ये सब पे थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सही है, बट B इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स, ये आपका पीवाईक्यू है। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या बताता है, ये हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, ये हमें सिक्कों के डिनोमिनेशन के बारे में बताता है, ये हमें बताता है कौन कौन सा मेटल का इस्तेमाल हो रहा था, ये हमें लकड़ी के इंडस्ट्री के बारे में बताता है, या ये हमें पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स के बारे में बताता है। दिस इज अ 2023 क्वेश्चन। सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब हो गया कॉइन्स का अध्ययन। ये हमें क्या बताता है, इकोनॉमी, है ना, बिल्कुल सही है। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, फ्लरिश कर रही थी कि डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है। कॉइन डिनोमिनेशन कि भाई जो बड़े बड़े सिक्के हैं वो कितने में आ रहे थे, जो छोटे छोटे सिक्के हो गए छोटे डिनोमिनेशन के वो कॉपर में आ रहे, ये भी सही है। मेटल इन यूज, यस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटिन। वुड इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, सिक्का लकड़ी का थोड़ी बन रहा था, तो वुड इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, यस, क्योंकि सिक्कों में भाई राजा की पोर्ट्रेट है, उनकी पिक्चर है, तो ये भी सही। दिस इज अ पीवाईक्यू 2023, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी। अब यहां पे सीधे सीधे आप एलिमिनेशन, देखो इतना इजी क्वेश्चन है बट एलिमिनेशन कर सकते हैं। हमें पता है वुड इंडस्ट्री नहीं है, तो सीधे सीधे देखो हर जगह जहां जहां पे डी है आपने ऑटोमेटिकली कट कर दिया। बी हमारा बाय एलिमिनेशन भी आंसर बच गया। बट इतनी इजी क्वेश्चन है, आपको एलिमिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो हमेशा एलिमिनेट करो। इवन तो आपको आंसर आता है, एक बार चेक करो कि जो आप चीज जो आपको लगती है गलत है, क्या उसके थ्रू हम बेसिक एलिमिनेशन कर सकते हैं क्या, एक बार देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यू विल सी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तभी आई टेल यू, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, आप ये मत देखो कि ये लाइन मेरे को डायरेक्टली आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है वो लाइन आपको डायरेक्टली ना आए, बट वो लाइन के वजह से आप एलिमिनेशन कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि नहीं यार ये इस पीरियड में नहीं था, ये तो पहले के पीरियड में था। ये सब कब आएगा, जब आपको एक बेसिक नॉलेज है। अगर हम सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे यहां से आए, तो देखो पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं करता है। वी प्रेडिक्ट द ट्रेंड्स जो आ सकता है, बट जिस तरीके के पेपर का पैटर्न है, यू हैव टू प्रिपेयर कि ये लाइन से मुझे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी निकलेंगे, तो ऑलवेज ओरिएंट योर प्रिपरेशन लाइक दैट। हो सकता है उस चैप्टर से आपको कुछ ना है, बट वही चैप्टर से 2 क्वेश्चन का बेस सेटअप होगा जो आगे आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में मदद करेगा, असर्शन रीजनिंग में लॉजिक लगाने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ, अगेन पीवाईक्यू 2023 या 2022 का शायद। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ chronology of coins, study of weather, measurement and arrangement of coins by weight and study। देखो सिंपल क्वेश्चन 2 है, ये सेम आपको 2023 में न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है और सेम मेट्रोलॉजी क्या होता है। तो हम हाई फाई चीज तो लर्न कर रहे हैं, बट हमें बेसिक्स नहीं छोड़ने, क्योंकि 2 बार से बेसिक पे क्वेश्चन आ रहा है। तो मेट्रोलॉजी क्या है, हमने अभी क्लास में किया, मेजरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स बाय वेट, इसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक इन्वॉल्व करता है कॉइन मटेरियल को एनालाइज करना, वो मेटल कहां से आया, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या डिजाइन है। एंशिएंट कॉइन्स आर डिस्कवर्ड थ्रू इंटेंशनल एक्सकवेशन एफर्ट्स, मतलब आम तौर पे जब एंशिएंट इंडिया के हम सिक्कों को एक्सकवेट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्लान बना के जाते हैं कि आज तो ये खोज नहीं है यहां से, ऐसा। मेट्रोलॉजी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पहलू है।
कॉइन्स जो होड़ में मिलते हैं वो हमेशा प्राचीन अवस्था में होते हैं, ठीक है। देन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स लाइक एक्सरे, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हम यूज करते हैं मेटल का एनालिसिस करने के लिए कि भाई जो मेटल मिला उसमें कितना कॉम्पोजिशन है, इसके लिए हम बेसिकली ये करते हैं। सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर? सो वी आर डूइंग द बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी आपने अभी तक किया नहीं है। सो न्यूमेस्मेटिक इन्वॉल्व्स ऑब्वियसली एवरीथिंग, कौन सा मटेरियल है, कहां से वो मेटल आया है, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या डिजाइन है, हर कुछ हम मुद्रा शास्त्र में पढ़ते हैं ना। नॉट जस्ट की कॉइन देखा, सिंबल देखा, काम हो गया, नहीं, डिटेल्ड एविडेंस, ठीक है। देन एंशिएंट कॉइन्स आर डिस्कवर्ड थ्रू इंटेंशनल एक्सकवेशन एफर्ट, मतलब विच इज रॉन्ग। जरूरी नहीं कि हम प्लान बना के जाएंगे कि आज इस साइट में जाएंगे क्योंकि यहां जाना है, क्योंकि हमने सर्वे किया, नहीं, ये आपने कहा इंटेंशनल, नहीं, दिस इज रॉन्ग। कभी कभी आपको हैवी सिक्का मिल जाता है, जैसे आप हाईवेज बन रहे हैं, जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लड आ गया, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कहीं पे भूकंप आया, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग हुआ, हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए। तो जरूरी नहीं कि हमें हमेशा प्लान बना के जाना है तो ही हमें चीजें मिलेंगी, नहीं। देर आर लॉट ऑफ कॉपर होड्स, जैसे कॉपर के पूरे होड हमें मिले, वो आप देखोगे स्पेसिफिकली हमें एवी रैंडमली चीजें हो रही है और हमें विद दैट एक्सकवेशन हमें आ गया। तो देर आर लॉट ऑफ टाइम जब हमें सडनली एक्सीडेंटल भी सिक्कों के एविडेंस मिलते हैं, इंटेंशनल एक्सकवेशन हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सो 2 गलत। अब क्या हम इसमें एलिमिनेशन कर सकते हैं? सीधे सीधे आपने 2 को यहां पे कट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, जैसे आपको मान लो एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स जैसे एक्सरे, ये हम यूज करते थे मेटल कॉम्पोजिशन के एनालिसिस के लिए। तो वी नो कि 5 होगा। मान लो आपको 4 में कंफ्यूजन है कि जो हमें होर्ड में कॉइन्स मिलते थे वो हमेशा प्रिस्टीन कंडीशन में, अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हमें होर्ड में सिक्का मिला है जरूरी नहीं कि वो खराब होगा या बहुत पुराना होगा, हो सकता है इट कुड बी रीसेंट, हो सकता है जैसे बहुत सारे रीसेंट कम्युनिटीज थे जिन्होंने एवी सिक्का छोड़ दिया था। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सिक्का जो होल्ड का मिल रहा है वो प्राचीन अवस्था का ही होगा, ये भी गारंटी नहीं है। ये सब कब पता चलेगा हमें? जब हम उसका एनालिसिस करेंगे, जब हम उसके सिंबल्स को पढ़ेंगे, जब डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि हर सिक्का जो हमें मिल रहा है जरूरी नहीं वो प्री हिस्टोरिक टाइम का है। तो ये भी गलत है। ऑलवेज लिखा है कि हमेशा, नहीं, गारंटी नहीं है, वो ओनली पता चलेगा जब हम डिटेल्ड एक्सकवेशन करेंगे और उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, है ना। तो 4 हमारा कैंसिल हो गया, सीधे सीधे 4 को कट मार दो, 1, 3 एंड 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जनरली जब हम मेटल को एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हम ऐसे नॉन डिस्ट्रक्टिव करते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि मेटल का सोर्स क्या है। अगर सोर्स जान लेंगे तो वी विल नो कि ये लोकली प्रोड्यूस हुआ था, तो कहां पे इसके माइंस थे, माइंस जब खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया। जैसे मौर्य पीरियड, जब मौर्य पीरियड में आप देखोगे ना सिक्के बनते थे, तो इन्होंने ना जो इनके माइंस थे उस पे इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जैसे ये माइन हो गया, ठीक है, अब मेरी मोनोपोली कि इस माइन में सिर्फ और सिर्फ मौर्यन राजा, मौर्यन लोग ही, मतलब मौर्यन राजा का इस पूरे के पूरे माइन में इनका हक है और यही यहां से जो भी मेटल है ये निकालेंगे। बट देखो एक टाइम पे तो जो माइंस की चीजें वो खत्म होगी ना, कितना निकाल लोगे मेटल, एक टाइम पे वो मेटल खत्म हो जाएगा। अब जब मेटल खत्म हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जाके कोई दूसरा माइन खोजो, है ना, या वो मेटल को इंपोर्ट करो। आप देखो इंपोर्ट कभी भी एक ऑप्शन नहीं है। आप हमारा 5 ईयर प्लान पढ़ते हो, जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे तो पहले हम फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे, बट सबसे पहले जब हमारा 5 ईयर प्लान बना ना, हमने सबसे पहले प्लान की कि यार ये इंपोर्ट बंद करना है, क्योंकि जितना मंगाएंगे उतना पैसा भी तो जाएगा ना, और पैसा नहीं है। तो यहां पे या तो तुम दूसरा माइन खोजो या तो तुम इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट तो पहले ही कट हो गया क्योंकि उसमें अलग ही टाइप का पैसा लगेगा जो है नहीं। दूसरा माइन खोजने में प्रॉब्लम है क्योंकि मौर्यास के माइंस होते थे, मान लो ये मगध वाला रीजन, दूसरा माइन आपको साउथ इंडिया में मिल रहा है। एक तो तुम यहां से आओगे, ठीक है, यहां से मेटल को निकालोगे, फिर उसको प्रोसेस करोगे, फिर लेके जाओगे, तो वो डबल द खर्चा है। दैट इज वाई डीडी कुसामी सेज कि देखो एक क्राइसिस तो सेट इन हो रखा था क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं था। प्लस यहाँ पे मोनोपोली नहीं है, आपके साथ साथ आसपास के लोकल चीफ भी इसमें से मेटल निकालते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कॉपर होड हमेशा प्रिस्टीन कंडीशन में नहीं है। डिपेंडिंग एनालिसिस के बाद वी विल कम टू नो लेटेस्ट है, हो सकता है कुछ लेटेस्ट एविडेंस हो, प्री हिस्ट्री का ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हर एविडेंस जरूरी नहीं है कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक या एंशिएंट पीरियड का ही हो, इट कुड बी रीसेंट एविडेंसेस आल्सो, ठीक है। तो ये एक वेग सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। नेक्स्ट,
मोस्ट, अब किस डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, इनके बहुत सारे सिक्के लेड के बने, ठीक है, सिल्वर सिक्का रेयर है। ऑल्सो इन्होंने सिल्वर और कॉपर का अलॉय यूज किया जिसको हमने पोटिन बोला। बहुत सारे कॉपर सिक्के भी अवेलेबल थे इनके सिक्के, और ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। इनके सिक्कों में हाथी, घोड़ा, लायन, चैत्य हमें मिला। इनके सिक्कों में उज्जैन सिंबल मिला। उज्जैन सिंबल क्या होता है, ये इस तरह के सिंबल जो है ना, इसको हम उज्जैन टाइप ऑफ सिंबल कहते हैं। ये सिंबल हमें मिला विच इज 4 सर्कल्स एंड अ क्रॉस। तो ये किस डायनेस्टी का सिक्का है ये, और आपके पास यहाँ पे 5 हिंट है। सबसे पहले भाई पोटिन, ये पोटिन शब्द से आपको पता चल जाना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन ये याद रख लेना, सिल्वर कॉइन रेयर। देन वी हैव एलिफेंट, घोड़ा, लायन, चैत्य आपका दूसरा एविडेंस है, उज्जैन सिंबल दूसरा। सो विच इज इट, सतवाहना। सो नन अदर देन सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। तो इससे आप बेसिक सतवाहना कॉइन्स पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अकबर, शाबसगढ़ी एंड मनसेरा इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन ब्रह्मी, खरोष्टी, सिद्धमातृका या बतेलुटु स्क्रिप्ट, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन एवरीवन। सो जस्ट रिमेंबर, जब आप कॉइनेज करते हैं तो इसके बेसिक डेफिनेशंस को कर लीजिएगा, क्योंकि अंडर एस्टिमेट मत करो। आजकल पेपर में इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड जितना इजी एंड टू द पॉइंट उतना वो गलत होता है। सो बेसिक डेफिनेशंस हमने कर लिया। सेकंड, पूरी की पूरी सिक्कों की क्रोनोलॉजी, ठीक है, कौन सिक्का कब आया था। एंड व्हेन यू डू इट बी वेरी केयरफुल, कौन सा मेटल यूज हुआ है, ऑफन, रेयर, कौन से सिंबल्स बने हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखना है। सिंबल्स भी बने हैं तो क्या रिलीजियस सिंबल्स हैं, धार्मिक सिंबल्स हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे सेक्युलर नॉन धार्मिक सिंबल्स हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। एंड देन इन द एंड कुशान्स के सिक्के हो गए, स्पेशली गुप्ता कॉइन्स हो गए, इंडो ग्रीक्स हो गए, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी कॉमन। एंड इन द एंड जो आजकल ये भी तो बोल नहीं सकते कि नहीं आ सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग के लिए एंड में कॉइन्स हमें हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में कैसे मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स याद रखना, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी। हमारा थ्योरी पे भी फोकस रहेगा और ऑब्वियसली आपको फैक्ट्स पे तो फोकस करना ही करना है, ठीक है। So with this we end the session and then I'm going to see you in the next session जो कि literary sources पे रहेगी। तो आप एक बार रिवाइज करके आना, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिंस इट्स अ क्रैश कोर्स। तो हम बेसिक्स रिवीजन करेंगे, इससे ये होगा कि आप डबल टाइम थ्योरी रिवीजन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जब तक ये खत्म होगा आपको सब कुछ ही याद हो जाएगा। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज टेक केयर, हैव अ वेरी लवली डे एंड प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। इसके साथ साथ आपको डीपीपीज मिल रहे हैं, उसको प्लीज सॉल्व करते रहिएगा, ताकि इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस को आप बेसिकली सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।